Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is our co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ आमंत्रित है ऑनलाइन वैश्विक माफ कीजिएगा वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनो। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Domestic share markets plunged more than 1.5% during the holiday shortened week ended on Wednesday. Sensex closes below 58,350. Nifty settles below 17,500 mark. And global stocks witnessed losses amid rising inflation and policy tightening by the central banks. घरेलू शेयर बाजार छुट्टियों के कारण बुधवार को ही समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान 1.5% से अधिक लुढ़क गए। सेंसेक्स 58,350 के नीचे और निफ्टी 17,500 के नीचे हुए बंद। और बढ़ती मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति कड़ी करने के बीच वैश्विक शेयर बाजार गिरावट में रहे। Let's have a look at our top story from the stock market. Domestic share markets plunged more than 1.5% during the holiday shortened week ended on Wednesday. Amid high volatility, the BSE Sensex closed below the 58,350 mark, while the NSE Nifty ended below 17,500 level. Stock indices fell amid rising inflation worldwide and the ongoing Russia-Ukraine conflict. During the week, Sensex declined 1,108 points, 1.86%, to settle at 58,339. Nifty 50 index also fell 309 points, 1.74%, to settle at 17,476. In the broader market of the BSE, the mid-cap index fell 1.26% and the small-cap index slipped 0.82%. पुनीत जी, क्या कहेंगे आप? जो ये परफॉर्मेंस रहा है, 3 दिन लगातार गिरावट बाजारों में और 1,100 अंकों से अधिक की गिरावट सेंसेक्स में दर्ज हुई है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या प्रमुख कारण रहे इसके? हालांकि आरबीआई की जब पॉलिसी आई थी तो हमने पिछले सप्ताह देखा था कि काफी वेलकम किया था बाजार ने, जो उन्होंने अकोमोडेटिव पॉलिसी बनाए रखी थी। लेकिन अब जो हम इस सप्ताह ये रिएक्शन देख रहे हैं या कहें कि जो गिरावट देख रहे हैं, उसके क्या रीजंस हैं? सुनो, देखिए, जैसे आपने कहा कि पिछले सप्ताह जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो शुरुआती दौर में बाजार ने काफी वेलकम किया था और हमने एक अच्छी बढ़त देखी थी बाजार में। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ऊंचे जब लेवल्स आए बाजार शेयर्स में, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, वहां पर बिकवाली हुई और वापस वो बाजार रिट्रेस करा उन्होंने गेन्स को और एक नीचे स्तर पर आ गया। और ये ट्रेंड हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि बाजार जो है वो एक रेंज में मूव कर रहा है। वो रेंज आप कह सकते हैं कि करीब करीब 1,000 पॉइंट निफ्टी की या 2-3 हजार पॉइंट सेंसेक्स की कह सकते हैं। नीचे में 17,000 का लेवल निफ्टी का रहा है और ऊपर 18,000 का पिछले कई महीनों से। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी आर्थिक चिंताएं हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो इन्फ्लेशन की वजह से है। इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जो बढ़ रहे हैं उस वजह से, या लिक्विडिटी जो कम हो रही है, इन सब चीजों का मिला जुला जो एक असर है वो, तो आप ये कह सकते हैं इन्वेस्टर्स जो है, निवेशक जो है, वो कोई बहुत बड़ा खतरा बाजार में लेने को तैयार नहीं है। उनकी रिस्क एपिटाइट नहीं है और जब भी बाजारों में वो तेजी देखते हैं तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन जब बाजार नीचे आता है तो वहां पर वो बाइंग भी करते हैं। तो इस प्रकार से एक बाजार जो है वो ट्रेडिंग रेंज में पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है। और मुझे लगता है यही हुआ है अभी भी कि जब हमने देखा कि बाजार पिछले 2 सप्ताह एक 3-4% के बाजार में तेजी आई, तो वहां पर फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और जो अभी जो माहौल है इकोनॉमी का, चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर की चिंताएं, जो इन्फ्लेशन है, कमोडिटी प्राइसेस हाई हुई है, उसको देखें, तो मुझे लगता है ये चिंताएं अभी थोड़े दिन और रहेंगी। और इसी वजह से बाजारों में कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी अभी नहीं लगती। मुझे लगता है बाजार नैरो रेंज में ट्रेड करते रहेंगे और ट्रेडर्स मार्केट है और अभी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे बाजारों में। Puneet, you mentioned about buying on dips. FIIs, FPIs, once again net sellers on the 13th of April. Today, of course, the market's being closed because of Good Friday. But the DIIs have been consistent buyers in the market
what is the motive behind maintaining the prices of large cap and mid cap stocks for DIIs? So, Arjun, while foreign investors usually respond to international cues in terms of liquidity, in terms of interest rates, what is going on the global stage, the domestic institutions mostly, they invest based on fund flows from mutual funds, from domestic investors. I'm sure you would have seen the figures that the month of March was a record inflows for mutual fund schemes. We saw an inflow of 28,000 crore, which is huge. I mean, we used to see 8,000, 9,000 crore inflows just a few months back. And in the month of March, domestic investors put in 28,000 crores in equity mutual funds. And I think that is domestic liquidity, which has been driving stock markets higher as far as mutual funds are concerned. So they are buyers. There is mutual funds are basically slaves to how much fund flows they get or outflows they get. So, fortunately in India, we have had strong liquidity coming into mutual funds. Interestingly, whenever in the past, we have seen FIIs selling continuously over the last 1.5 years. And it has been a record outflow. More than 1.5 lakh crores they have sold net in Indian equity markets. And yet we have not seen markets crack, which is something new. Earlier, whenever FIIs are big sellers, we would see the markets come down very heavily. Fortunately, this time they have been counterbalanced by domestic inflows. And I hope that these inflows continue because domestic economic prospects are okay. I mean, I wouldn't say they are very, very good in terms of in the short term. In the long term, they are very, very good. So I think long-term investments will do very well. In the medium term, we have all these concerns about inflation and interest rates. पुनीत जी, जो आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इन्फ्लोज की, कुछ फिगर्स आई हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो अभी खत्म हुआ उसमें डीमैट अकाउंट्स में 63% का उछाल आया और लगभग 90 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हो गए और जिनमें कई जो है वो टियर 2, टियर 3 सिटीज से है, कई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं. सो आपको लगता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस है वो भी ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड बेस्ड हो रही है एंड वो भी एक फैक्टर स्ट्रेंथ जो है बाजार में उसको बूस्ट देगा? बिल्कुल सोनू, मुझे लगता है कि जितना फंड इनफ्लोज आ रहा है वो पुराने इन्वेस्टर से तो आ ही रहा है, लेकिन जो डीमैट अकाउंट्स बढ़े हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आज से करीब 3 वर्ष पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो डीमैट अकाउंट्स थे वो करीब 3.5 करोड़ थे, 3.5 से 4 करोड़ अकाउंट्स थे 2019 और 2020 के शुरुआत में, और वो अब बढ़कर करीब डबल हो गए हैं और 9 करोड़ अकाउंट्स पहुंच गए हैं डीमैट अकाउंट, एंड विच इज वेरी लार्ज. अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट एज पॉपुलेशन हम कह सकते हैं भारत की, वो 30 से 40 करोड़ लोग होंगे, 30 करोड़ लोग होंगे एक परिवार में, यदि एक मेजर इन्वेस्टर मानते हैं. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब करीब सभी जो मेजर अर्नर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ एक्सपोजर लगा रहे हैं. अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो नॉर्मली जो डेवलप्ड देश हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पर डोमेस्टिक सेविंग से करीब 20 से 25% इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है. भारत में वो परसेंटेज अभी भी बहुत कम है. कुछ वर्ष पहले तो वो 3-4% होती थी. अब वो जो परसेंटेज है वो बढ़कर 8 से 9%, 7-8-9% का डेटा हमारे सामने है जो डोमेस्टिक सेविंग्स की है. तो मुझे लगता है अभी और स्कोप है कि हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे जैसे इक्विटी मार्केट में उनको कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा उसमें विश्वास बढ़ेगा, तो मुझे लगता है अभी भी स्कोप है सेविंग्स बढ़ने का. Puneet, you mentioned about mutual fund schemes who are primarily investing into the stock market. They are categorized as DIIs, and one of the revenue sources for them is the dividend income from the portfolio of stocks they hold in companies. How do you see fourth quarter results for companies, large caps and mid caps? Infosys recently declared their results consistent as ever. What about the rest of the companies? So, Arjun, if we look at the numbers that we have seen throughout the year, the first 3 quarters and expectations of fourth quarter, I think numbers
corporate profit numbers are going to be very good. You look at the sectors which are doing well. So IT sector, of course, traditionally has been doing well. FMCG has been very stable. We have pharmaceuticals doing okay. Then we have seen metal companies, all the commodity players doing extremely well. So a very large part of the market and corporate world is doing pretty well. I think they will maintain the cash flows and they will pay good dividends. Some pockets of the market are not doing so well. We know automobiles, they haven't seen very, very robust sales. They may suffer a little bit. Some parts of the manufacturing economy, they might have some pressures. But mostly if you see banking, pharmaceuticals, IT, all these metals, all these sectors are doing very well. So I expect mostly the numbers to be quite good and dividends to be maintained in the current year. In fact, जो अभी कुछ एनालिस्ट की फिगर आई हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 की कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उसमें अर्निंग्स पर शेयर निफ्टी 50 कंपनीज का संभावना है कि 21.2% ग्रो करेगा, लेकिन ये अनइवन होगा डिफरेंट सेक्टर्स में. अब जो आने वाले समय में जब इन्फ्लेशन का हम असर देखेंगे, इन्फ्लेशन कौन कौन से सेक्टर्स को ज्यादा हिट करेगा और कौन से आपको सेक्टर्स लगता है कि थोड़े से इन्फ्लेशन प्रूफ है? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बिकॉज इन्फ्लेशन का मायने क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जो कमोडिटीज हैं, जैसे हमने बात करी मेटल्स की, फेरस मेटल्स की, नॉन फेरस मेटल्स की, प्लास्टिक्स की, पॉलीमर्स की, जो रॉ मटेरियल्स हैं, हम देख रहे हैं कोल की या एनर्जी कॉस्ट, जो जहां पर ऑयल एंड गैस का ज्यादा यूज होता है, ये सारी दाम जो है ये बढ़ गए हैं. तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, जो इसको यूज करता है रॉ मटेरियल्स को, उनके मार्जिन स्क्वीज होने की संभावना है. अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं? एफएमसीजी है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल्स की वजह से आप समझ सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं. तो जितने इस प्रकार के या वाइट गुड्स हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन बनाती हैं कंपनियां, तो ये जो सेक्टर्स हैं, इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा बढ़ गए हैं. तो मुझे लगता है इनके मार्जिन में हम स्क्वीज देखेंगे. लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर है, जैसे आईटी सेक्टर की बात करें हम, या हम बैंकिंग की बात करें, वहां पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर कॉस्ट प्रेशर नहीं होगा, उनके मार्जिन मेंटेन हो सकते हैं. Puneet, you mentioned about banking. Bank Nifty was down by 284 points, and there is also figures regarding their resistance levels and their support levels. So how would you see the prospects of both private sector banking and public sector banking? So Arjun, if we really look at banking, we can broadly divide them, like you said, between private sector banking and public sector banking. Now, private sector banks, we know the biggest event in private sector banking recently was the merger announcement of HDFC with HDFC Bank. And initially, both the stocks had run up a lot by 15% odd. Subsequently, both these stocks have come down, and they have a large weightage in Bank Nifty, and therefore we saw Bank Nifty come down along with HDFC Bank. But I think that is just a temporary phase. Mostly, in fact, HDFC Bank is scheduled to announce the results tomorrow. I think the results will be very good, and we're expecting about 25% jump in the profits. So it tells me that banking sector going forward is likely to do very well. We also traditionally, whenever interest rates have gone higher, we've seen margins for banks expand because the lending rates go up much faster than the deposit rates. So I think banking sector will do quite well. Also, the NPAs, which were a big drag on the bottom lines of banks, NPAs also coming down. They're also being reduced. So I think banking sector should come out with very good results. और रियल्टी सेक्टर जो ऑफ लेट हमने देखा था कि उसमें उछाल आ रहा था, आपको लगता है कि अब प्रेशर में आ जाएगा? जैसे आप कह रहे हैं कि कई जो इनपुट्स हैं उनके कॉस्ट बढ़ रहे हैं. तो सुनो, रियल्टी सेक्टर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक तरफ हम जरूर देख रहे हैं कि उनकी जो इनपुट कॉस्ट है, स्टील, सीमेंट, लेबर कॉस्ट और बाकी सब जो भी पेंट्स की बात करें, दूसरे चीजों की बात करें हम, उन सभी चीजों के दाम बढ़े हैं. तो रियल्टी जो सेक्टर के जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं कि उनके प्रॉफिट मार्जिन काफी प्रेशर में हैं. लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छी डिमांड है रियल एस्टेट सेक्टर की. उनके मार्जिन स्क्वीज हुए हैं, साथ में जो टॉप लाइन है उसमें बहुत अच्छी तेजी देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में. तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन तो कम होंगे, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और वहां पर बेहतर कैश फ्लोज रहेंगे. तो अभी हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर शेयर मार्केट में भी और वैसे भी उनका जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा है.
और टैक्स रेवेन्यू जो 34% उछाल आया है FY22 में, रिकॉर्ड उछाल है ये। और बजट में भी हमने देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत जोर दिया गया है। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इससे जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनने की तरफ हम अग्रसर हैं। आपको लगता है कि ये टैक्स रेवेन्यू में जो बढ़त है वो भी एक इंडिकेटर है कि डिमांड रिवाइवल हो रही है? देखिए, टैक्स रेवेन्यूज में एक तो डिमांड रिवाइवल हो रही है, और दूसरा जो सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स रहे हैं उसमें टैक्स पे कलेक्शन बहुत अच्छी गई है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। जब 21-22 का जब बजट पेश किया गया था तो टोटल टैक्स कलेक्शन जो प्रोजेक्ट किए थे, जिसे हम बजट एस्टिमेट कहते हैं, वो 22 लाख करोड़ का अनुमान था सरकार का कि हम 21-22 में 22 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्ट करेंगे टोटल। जब रिवाइज एस्टिमेट यानी जब बजट को वापस 1 फरवरी को उन्होंने रिवाइज किया तो उन्होंने उस अनुमान को 22 लाख करोड़ से बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए करा, और ये रिवाइज एस्टिमेट था, यानी अनुमान था कि टोटल 25 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट होगा टैक्स में। फाइनल एस्टिमेट जो आए वो 28 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जंप सरकार के अनुमान से भी ज्यादा था उसमें। और साथ ही जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, टैक्स कलेक्शन तो अच्छी है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो अब रिकॉर्ड स्तर पर आ गया, करीब 12%, 11.8% टैक्स टू जीडीपी रेशो है। यानी जो टैक्स इवेजन है वो बहुत कम हो गया है, और अच्छा जीडीपी के करीब सभी जो हमारी इकोनॉमी है इसके सब सेक्टर्स से अब टैक्स कलेक्शन हो रहा है। अच्छी चीज है ये, पर मुझे लगता है ये ऑप्टिमम रेट है। यदि इसके आगे सरकार और टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो उसका नेगेटिव असर हो सकता है। तो आई थिंक वी आर रियली डूइंग वेल। अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज को भी देखते हैं तो टैक्स टू जीडीपी रेशो करीब इतना ही है, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ टैक्स का रिजल्ट भी है। साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली एक मेजर प्ले करती है। Puneet, another linkage to economic growth is the fresh employee intake. So Infosys added 85,000 employees to its workforce. You had TCS that declared its results also, added more than 1 lakh employees to its workforce. Which are the other sectors that you see adding to the employment in the economy? So, Arjun, IT sector, in fact, lately we have been studying IT sector quite closely. And so there is a good news and bad news. The good news, like you mentioned, is the fact that these large companies are putting 1 lakh people, 85,000 people, huge number of youngsters are now being recruited by IT companies. At the same time, actually, these companies are facing a very large percentage of attrition. That is, existing employees are leaving. Infosys said that almost 30% of the employees, their attrition rate is 30%. Which it imposes a very large cost on the company. They have to retrain, recruit new players, employees, train them for the jobs, and then they leave after some time. So I think IT sector continues to be a very major employment generator as well as a churn of employees taking place. The other sectors which have large potential in India, which are still not growing that rapidly, is of course manufacturing, because we will supply effects coming in over the next 2-3 years. I think they will generate a lot of employment. We will, I think, see a lot of development and employment in services sector. So, financial services, tourism, hotels, hospitality. I think these hospitals, I think these sectors will continue to attract a lot of talent. And so services sector is, I think, where a lot of employment opportunities will be generated in India. तो सर्विसेज सेक्टर जब कोविड हुआ तो सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर था। आपको लगता है कि सर्विसेज सेक्टर में जो रिवाइवल है उसने गति पकड़ ली है? बिल्कुल। देखिए, अब आप जब जो हम आंकड़े देख रहे हैं तो होटल सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांगली इसमें रिबाउंड आया है। इसी तरह से एंटरटेनमेंट सेक्टर में, इसी प्रकार से आप देखें तो एयरलाइंस है, इसमें हम बहुत अच्छा ट्रैवल पिकअप देख रहे हैं। तो जो ये सेक्टर्स जहां पर कि करीब डेसिमेट हो गए थे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो गई थी, ये बिजनेसेस भी बंद पड़े थे। अगर हम मल्टीप्लेक्स की बात करें, थिएटर्स की बात करें, तो ये पूरा सर्विसेज सेक्टर एक तरह से डेसिमेट हो गया था। ये काफी अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये ग्रोथ आएगी तो यहाँ पर हम अच्छे पोटेंशियल देखेंगे। खबरों और चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से विराम के बाद। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी,
आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। यूरोपियन कमर्शियल बैंक ने सिग्नल दिया है पुनीत कि वो स्टेडीली रिड्यूस करेंगे अपनी जो बॉन्ड बाइंग है, और जो थर्ड क्वार्टर है उसके मध्य तक ही शायद उसको खत्म कर देंगे। यूएस फेड ने इंडिकेशन दिया है इन्फ्लेशन रेट्स को देखते हुए कि वो शार्पर कट्स करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट्स में। ऐसे में हम जो बॉन्ड रेट्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, भारत में भी 7% से ऊपर पहुंच गए। आपको लगता है कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टर्स के लिए? क्या उनको कुछ प्रतिशत अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बॉन्ड्स में? जी सुनो, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। आज से कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, जब हमें ये साफ दिख रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तब मेरा मानना था कि बॉन्ड्स में तब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यील्ड दिख रही थी कि वो बढ़ेंगी और प्राइसेस अभी नीचे आएंगे। अब भारत में यदि हम बात करें तो 10 साल की जो 10 ईयर यील्ड है वो 7.28, 7.3 के आसपास पहुंची है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि इनको इस बात की बहुत चिंता है और वो नहीं चाहते कि यहाँ से यील्ड बहुत ज्यादा बढ़े। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी यील्ड करीब करीब टॉप आउट हो गई है। ये 7.3 वाली शायद 7.5, 7.6 जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा ये बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ेगी। हालांकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लेकिन बाजार ने वो पहले ही डिस्काउंट किया है। तो अब जो लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके लिए समय आ गया है कि वो यहाँ पर अब शुरुआत कर सकते हैं बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की, और अगले 6 महीने वो बॉन्ड्स में यदि इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट 7.5 के आसपास शायद एवरेज उनको, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में तो और ज्यादा यील्ड मिलेगी, बैंकिंग बॉन्ड्स में और ज्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। तो मुझे लगता है समय आ गया है बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का। और एक और मुद्दा है जिस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। चाइना में चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, उसकी वजह से जो इतने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स लगे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है। और इस बात को रियलाइज करते हुए ऑलरेडी कई कंट्रीज की स्ट्रैटेजी है कि ज्यादा कंट्रीज से सोर्स किया जाए, चाइना के अलावा China +1 जिसे हम कहते हैं। उसका अभी क्या स्टेटस है? भारत की क्या पोजीशन है? कहां तक हम उसमें आगे बढ़े हैं? देखिए, जब China +1 की हम बात करते हैं और ऐसे दूसरी अल्टरनेट इकोनॉमीज की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां भी वो अल्टरनेट इंडस्ट्री लगे, उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, आप जाकर के एक अल्टरनेट इंडस्ट्री श्रीलंका में नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको टोटल प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यदि डोमेस्टिक आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंजम्पशन स्ट्रांग होती है, तो वहां पर वो इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, क्योंकि कुछ बेचते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत की स्थिति उस हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि हम काफी बड़े इंपोर्ट्स भी करते हैं और डोमेस्टिक मार्केट हमारी अच्छी है। तो लेकिन जो हमने ये मुहिम चालू करी है, ये 2-1 वर्ष पहले शुरू करी है, मुझे लगता है 2 से 3 वर्ष और लगेंगे। पर भारत, जैसे मोबाइल्स में आप जानती हैं कि भारत अब करीब करीब बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर मोबाइल एक्सपोर्ट करने लगा है, जबकि हम मोबाइल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मोबाइल इंपोर्ट करते थे। अब हम नेट एक्सपोर्टर्स हैं मोबाइल्स के। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 वर्षों में हम काफी ज्यादा सेक्टर्स में हमारा अच्छा स्थान होगा एक्सपोर्ट्स के अंदर। Puneet, speaking about the Asian market, China Shanghai Composite Index fell 0.5%. Is it likely to slide further, especially since that's the topic we are discussing? There are reports coming out of Shanghai, where auto manufacturing takes place, that production may be suspended in the month of May. Arjun, honestly, China is very difficult to read because there are many forces working there. One is, of course, this COVID situation and the lockdowns which are happening there. On top of it, the Chinese government's policy towards large internet companies. So they have investigations going on against Ant Group. They are working to actually pull down their own internet companies. I don't know why. But technology companies in China have taken a large hit because of regulatory steps there. So China is a very difficult situation to lead. What we can say with some confidence is that China's economic growth is not going to exceed 4 to 5% this year. And that will also be
Turkey. So I think the best years of China's economic growth are behind us. I think potential for other countries is much more than China right now. और एक और मुद्दा मॉनसून का जो नॉर्मल आया है एक फोरकास्टिंग IMD द्वारा, स्काईमेट द्वारा, ये आपको क्या लगता है कितना क्रूशियल है रूरल डिमांड के लिए, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और मार्केट के सेंटिमेंट के लिए? सर देखिए, ट्रेडिशनली मॉनसून अच्छी होने से भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी का एक अप ट्रेंड रहता है। और हम जानते हैं कि हालांकि रूरल इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन कम है जीडीपी में, लेकिन वहां पर 60% हमारी पॉपुलेशन रहती है, तो उनकी कंजम्पशन जो है इकोनॉमी को गति देती है। तो और ये 4th ईयर इन अ रो, चौथा साल होगा जब लगातार हम नॉर्मल मानसून की बात कर रहे हैं, अच्छी मानसून की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत पॉजिटिव और लकी फैक्टर है भारत के लिए, ये मानसून अच्छी होने की उम्मीद है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.5% और जापान का निक्केई 0.3% की गिरावट पर थे। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में सिंगापुर और हांगकांग के बाजार बंद रहे। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी आज अवकाश था। Puneet, Japan's Nikkei 225 slipped 0.3%. What is the Bank of Japan's position on repo rates? So Japan is a huge issue right now because the Japanese yen, for the first time we have seen the Japanese yen weaken significantly. It is now down to 126 to the dollar. I think it will go to 130, and that is going to change the whole paradigm for Japan. Bank of Japan does not want to strengthen the yen too much because they want exports from Japan to pick up. So my own sense is that Bank of Japan will not be aggressive in raising rates, because if they raise rates, yen will appreciate. So I think they will keep, they'll not be accommodative, but they're going to be neutral in the stance, and they'll let yen depreciate a little bit. It's already 127, 128 to push exports from Japan. Well, let's have a look at the U.S. stock markets. Wall Street stock indices have finished lower yesterday, while bond yields and the dollar rose as investors worried about the potential for aggressive U.S. policy tightening as other central banks around the world move to reduce support. The benchmark 10-year U.S. Treasury yield jumped following 2 days of declines. The Dow Jones Industrial Average Index fell 0.3%, the S&P 500 declined 1.2%, and the Nasdaq Composite tumbled 2.1%. Very briefly, inflation is always linked to bond yields, and that's what's happening in the U.S. as well. What does this mean for the equity markets, where it has declined between 0.3 and 2.1%? So, Arjun, stock markets usually don't like yields to go much higher because, of course, it means money can go out of stock markets into bonds, first of all. Secondly, corporates have to pay higher interest rates, which hurts their profits. So they don't like higher bond yields, but interestingly, they have tolerated the jump in bond yields so far. However, I think the mark to watch is 3%. If bond yields rise beyond 3%, I think stock markets will not take it lightly. The sentiment will be hurt. So I'm keeping my fingers crossed that bond yields, most of the jump is already done, and they may peak out around 3% for the American 10-year treasury bonds. और अब घरेलू परिवेश से खबर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय दवा कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों में गंभीर वैश्विक संकट के बीच प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन की एक बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। वह आज मुंबई में इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के हीरक जयंती कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने कोविड संकट के दौरान 200 से अधिक देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति के लिए भारतीय दवा कंपनियों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत ने जिस तरह से इस वैश्विक संकट से निपटा है, उससे कहा जा सकता है कि भारत दवा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। ब्रीफली, आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता का जो एक मुहिम चला, वो ज्यादा से ज्यादा लग रहा है कि जरूरत थी हमारी और ठीक टाइम पे शुरू हुआ? बिल्कुल सोनू, देखिए, और दवाओं की आपने बात करी तो दवाओं में फॉर्मुलेशंस में तो हम ऑलरेडी बहुत आगे हैं, लेकिन जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसको एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो अभी भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब भारत उसमें भी काफी आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है 2-3 वर्षों में हम एपीआईज में भी आत्मनिर्भर होंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सोनू।
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic share markets plunged more than 1.5% during the holiday shortened weekend on Wednesday. Sensex closes below 58,350. Nifty settles below 17,500 mark. And global stocks witnessed losses amid rising inflation and policy tightening by central banks. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.